ठीक लेकिन है। ये तो बात सच है ना कि भाई साहब क्या मतलब बेहतरीन रिकॉर्डिंग हो गई, मतलब ये वाला जो पॉडकास्ट लोग रिकॉर्ड अब हो गया, भाग ही नहीं पाओगे, कहाँ से प्लेन में से कहाँ से भागोगे। शुरुआत करते देखते हैं करेक्ट जरा। ये सवाल करेक्ट। लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि पहले तो नितिन गडकरी जी ने कभी ये बात नहीं मानी थी कि एथेनॉल से माइलेज कम होती है। जब हरदीप पुरी जी ने ये बात मानी तब उन्होंने मानी। जब ARAI की रिपोर्ट लीक हो गई जिसमें कहते हैं कि माइलेज कम होती है, तब नितिन गडकरी जी ने मानी। ऐसा क्यों? पहली बात तो मैंने मानी है, जो बात बता रही है ठीक नहीं है। ठीक है, आप ठीक है सर, नहीं मान रहे हैं तो अभी हम अपने क्वेश्चन इकट्ठे करते चल रहे हैं। पहली बात कि अभी सर अभी भी इस बात पे कायम है कि माइलेज कम नहीं हो रही है, मैं नहीं मान रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन इकट्ठे करते हैं। बट वो मानेंगे लास्ट में, बट ऐसे घुमा के। वो जबरदस्ती, वो याद नहीं आपको, जब बंदे ने पूछा था कि भाई साहब आपने तो बोला था 15 रुपए हो जाएगा, तब उन्होंने जबरदस्ती में अंट शंट हिसाब लगा करके देखा, अब तो आपको 15 रुपए का भी मतलब उतने कम कम का ही पड़ रहा है। ये बड़े लोगों की मैंने देखी है, बड़े बड़े लोग जो हैं उनकी आदत देखी है मैंने, कि जब भी वो किसी प्रश्न का जवाब देते हैं, हम जैसे छोटे छोटे लोग तो क्या डायरेक्ट आंसर दे देते हैं क्योंकि हम बेवकूफ हैं, पर जो बड़े बड़े लोग हैं वो कभी भी डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे। आप कभी जो देख रहे हैं ना, देखने वालों से बोल रहा हूँ कि आप ध्यान से सुनना, कभी बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, पॉलिटिशियन स्पेशली या एक्टर्स भी, वो कभी सीधा जवाब नहीं देंगे आपको, वो घुमा के देंगे। वो अरे उनकी वो ट्रेनिंग होती है ऐसी। अरे मतलब कि वरना तो होगा नहीं, PR ट्रेंड किसको बोलते हैं कि जवाब न देने की ट्रेनिंग और लगे कि जवाब दिया गया है, ये जो ट्रेनिंग है इसी को तो PR ट्रेनिंग बोलते हैं, कि भाई लोगों से किस तरीके से बात करने की। ये अभी वो जो फीमेल थी उनकी पत्नी जिन्होंने बोल दिया था कि अमीर अमीर होगा तो अमीर से अमीर बच्चे पैदा होंगे, गरीब होगा तो गरीब से गरीब बच्चे पैदा होंगे, तो बस शी वाज नॉट PR ट्रेंड। अभी 4 दिन के अंदर में शी विल बी PR ट्रेंड, और देखिए आपके कितना बढ़िया बढ़िया बोलेंगे। और दूसरा, नेता इनेट वाले हैं, इनको सिखाया नहीं जाता। वो लोग जिसमें ये काबिलियत है वही लोग मतलब कि थोड़ा सा आगे बढ़ पाते होंगे सर्वाइवरशिप बायस के चलते, ऐसा ऐसा मुझे लगता है। जैसे कि ये वाला स्टेटमेंट जो उन्होंने बोला कि नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला है, लेकिन भाई क्या फंसे हैं ये मस्त अब पता नहीं क्यों कि इस तरीके के इंटरव्यूज अब बढ़ेंगे, लग रहा है मुझे। आई थिंक बिकॉज इनकी पहले की जो वीडियोस देखी है मैंने, इंटरव्यूज इतना ज्यादा पूछती नहीं थी ये सवाल, बट ये पता नहीं इनमें एकदम से क्या हुआ कि इन्होंने बहुत तगड़े सवाल पूछे। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। स्टेप वाइज फैशन में बदलाव आया है। ट्रू ट्रू ट्रू, ये तो मैं एग्री करूंगा कि स्टेप वाइज फैशन में बदलाव आया है, बट खैर आगे बढ़ते हैं। पहला हमें क्वेश्चन मिल गया है कि तो सर तो नहीं मान रहे। आप आप बताइए। पहली बात समझ लीजिए कि विषय टेक्निकल है। ठीक है, वाक्यों को छोड़ देना और एक आधा वाक्य खड़ा करके बात करना, नहीं ये आपकी इंटरव्यू थी। ये ठीक नहीं, ऐसा मैंने कहा नहीं। पलट जाना, अगर ये फंस अगर गया नेता सीएम वाला मीम लगेगा यहाँ पे। अगर नेता नहीं पलटेगा अपनी बात से तो कौन पलटेगा भाई। ठीक है, आपने क्या कहा? मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बोलिए। इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू और पेट्रोल की कैलोरिक वैल्यू में फर्क है। ठीक, डन। हर फ्यूल के कैलोरिक वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, ठीक पर जब हम लोग शहर के अंदर घूमते हैं तो गियर बदलते रहते हैं। ठीक। तो गियर जब बदलते रहते हैं, हाँ। तो शहर के अंदर में इथेनॉल और पेट्रोल डालकर जो आता है, हाँ। उसका एवरेज लगभग सेम आता है। क्यों, ये क्या लॉजिक है? मतलब कि मैं डिस्कस करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे बताओ। कॉमन सेंस की बात है नहीं, तो। अगर गियर बदला जा रहा है तो दोनों के लिए बदला जा रहा है ना, मतलब पेट्रोल के लिए भी बदला जा रहा है और इथेनॉल वाले के लिए बदला जा रहा है। तो अगर कंपेयर करना है तो हाईवे वर्सेस शहर के अंदर कंपेयर करो। लेकिन अगर शहर के अंदर ही तुम दे रहे हो कि गियर वगैरह बदल देते हैं इसलिए इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ये नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। आई थिंक ही आल्सो सेड हाईवे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हाईवे में तो उल्टा नहीं होगा फिर तो, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा हर बंदा तो यही बोलता है कि आप गाड़ी को बेस्ट एफिशिएंसी पे चलाते हो, मतलब कि जब वो हाईवे पे होती है, बेहतरीन सड़क, गड्ढे नहीं, एफिशिएंसी अच्छी रहती है, कन्वर्जन अच्छा रहता है सब चीजों से। और आंख बंद करके हर बंदे ने, मैं तो नहीं चलाता हूँ उतनी गाड़ी, मतलब आती है मुझे चलानी लेकिन मैं चलाता नहीं हूँ, है नहीं। तो लेकिन मैंने सुना तो यही है ना कि जो लोग हाईवे पे एफिशिएंट, वो क्या नाम है, माइलेज अच्छी आती है और शहर के अंदर में माइलेज अच्छी नहीं आती है। 100%। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। गाड़ी हो ना ही हो तो सबको, ये तो बच्चे को पता होगा हाईवे पे ज्यादा एफिशिएंसी आएगी। बट खैर
आगे इस बार कबूल करेंगे। इनसे जो सवाल पूछे गए थे ना, हमसे मत पूछो, पेट्रोलियम मिनिस्टर से पूछो। हाँ, लेकिन हाँ। सर समाज को पता नहीं है क्या हमारा पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है? वो तो आप ही को मान के बैठे हैं। जिस हिसाब से पिछले 2 सालों में आपने आगे लेकर के आए हैं हर स्टेटमेंट के अंदर में, अरे अभी मैं हवा में चलने वाली गाड़ी लेके आ रहा हूँ, अभी मैं 100% इथेनॉल वाली लेके आ रहा हूँ, तो तो हमको मोदी तो जी से सीख रहे हैं ना कि यही है। कि किसी चीज का इनॉग्रेशन करना होता है तो सबसे पहले आगे जाना होता है, पर अकाउंटेबिलिटी में वो पीछे हो जाते हैं हमेशा, तो ये भी उन्हीं से सीख रहे हैं। खैर, रहते हैं हाँ। तो शहर के अंदर में इथेनॉल और पेट्रोल डालकर जो आता है हाँ। उसका एवरेज लगभग सेम आता है। पर नहीं, जैसे हम एक हाईवे से 100 किलोमीटर दौड़ रहे हैं ठीक। तो उसमें जब ये करेंगे तो उसमें एवरेज में थोड़ी कमी आती है। हाईवे पे कमी आ रही है कि मतलब है उल्टा, एग्जैक्ट उल्टा। वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि एग्जैक्ट उल्टा बोल रहे हो, भूल गए, हड़बड़ा गए वो कि इस रिपोर्टर को क्या हो गया एकदम से। मैं आई मैं एग्रीड फॉर बता रहा हूँ, समथिंग एल्स। मैं बता रहा हूँ, इन्होंने ना ये देखो, इनसे कल को जाकर के कोई बंदा दोबारा इंटरव्यू लेगा ना, तो ये बोल देंगे हाँ मेरे से उस दिन गलती हो गई थी, मैं यही बोलना चाह रहा था कि हाईवे पे कम आता है, शहर के अंदर में ज्यादा आता है। असल में उन्होंने जो असली करामात की है ना, उन्होंने क्वेश्चन को, उन्होंने पूछा एक्स है, उन्होंने वाई का जवाब दिया है। उन्होंने पूछा ये है कि भैया अगर कोई व्यक्ति प्योर पेट्रोल यूज कर रहा होता वर्सेस आपका मिक्स्ड वाला अगर इस्तेमाल कर रहा है, तो लॉजिकली थ्योरेटिकली तो देखो 5-6% गिरना चाहिए, लेकिन लोगों का 50-50%, 25-25% ऐसा गिर रहा है। जो कि इन्होंने भी बोला कि मेरी गाड़ी की माइलेज, इस इंटरव्यू के दौरान इन्होंने बोला था कि मेरी गाड़ी की माइलेज 11 से ना 6-7 पे आ गई है, ये इन्होंने बोला था जो पत्रकार हैं। तो फिर वो उसी स्टेटमेंट पे भड़क गए थे कि हम क्यों माने, हम तो तभी मानेंगे जब तुम अपनी गाड़ी वहां पे लेकर के जाओगे कंपनी वाले के पास में, सर्विस और सेंटर वो में। बता करके सर्विस सेंटर में ही बता करके देगा, घर पे नहीं बताओगे। है तो उन्होंने, मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन ही गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया है, कि वो इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि वाकई में कि थ्योरेटिकल से भी आगे जा रही है बात। थ्योरेटिकल से भी जब आगे जा रही है तो इसका मतलब है कि कुछ किसी भी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, क्योंकि थ्योरेटिकल तो सब मान रहे। जब सर ने कहा कि कैलोरीफिक वैल्यू में फर्क है, तो वो तो बेसिक केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, उससे तो कोई हाथ लगा ही नहीं सकता। जिस पे हाथ लगाया जा सकता है वो ये है कि भैया थ्योरेटिकल भी 5-6% ऊपर नीचे होना चाहिए था, नीचे मान लिया, लेकिन लोगों की अगर 21%, 22% वाट लग रही है, इंजन बैठ रहा है, या ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको हम एड्रेस करवाना चाह रहे थे। बट खैर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सच है। आप एक मिनट पहले ठीक, सुन लीजिए। बोलिए। और आप ये पूरी बात टेक्निकल है। हाँ। और बिना समझे एक वाक्य पर अर्थ निकाल के मत करिए। ठीक है। दूसरी बात, हाँ। फ्लेक्स इंजन का मतलब ये होता है हाँ। कि जिसमें 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल डाला जाता है। और इथेनॉल डालो या पेट्रोल डालो, अब ये इंजन, ये कंपनी जो मेरे पास टोयोटो है उसमें 100% इथेनॉल डाला जाता है, इसको फ्लेक्स इंजन कहते हैं। कितना भी पेट्रोल डालो, कितना भी इथेनॉल डालो, प्राइस के ऊपर है। ठीक है, अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, आप बताइए। हाँ। अरबपति व्यक्ति हैं, ये ला सकते हैं फ्लेक्स फ्यूल की गाड़ी, जो हाइब्रिड भी है, जो चार्ज भी हो जाती है, सब तरह की, मैं मान सकता हूँ। बट यहाँ पर बात नॉर्मल गाड़ियों की हो रही है, जो कि E10 कंपैटिबल है या उससे पहले की गाड़ियां हैं, उसकी बात हो रही है। तो इन्होंने वो जवाब बिल्कुल डॉज कर दिया कि जो E20 कंपैटिबल गाड़ियां नहीं हैं उनमें, पहली बात, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा गया था वैसे, क्या उनमें जो माइलेज है वो कम होगा कि नहीं, और उनमें कोई प्रॉब्लम आएगी कि नहीं। तो उन दोनों सवालों का जवाब इन्होंने डॉज कर दिया। आप इससे पहले के जो वीडियो हमने बनाया था ना E20 पर, उसमें भी इन्होंने एग्जैक्ट सेम जवाब दिया था। इनको रटा हुआ है कि मेरी टोयोटो है, उसमें मैं करता हूं तो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होती है, दिस एंड दैट, सेम जवाब दिया था। ठीक है ना। और एक और अभी एक क्लिप देख रहा था मैं, और वो लगा दूंगा, मैं कोशिश करूंगा लगाने की, कि इसमें बोल रहे हैं कि अगर किसी को E20 से प्रॉब्लम है तो वो जाकर वो 168 170 वाला जो X10 X90 जो भी उसका नाम होता है, जो हाई परफॉर्मेंस फ्यूल होता है, जिसमें दूसरे एडिटिव होते हैं, एथेनॉल नहीं होता है, तो वो जाकर डलवा ले अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। मतलब इंसान या तो अपनी गाड़ी खराब कराए या अपनी जेब खराब कराए, पर वो ही इज नॉट गोइंग टू बैक ऑफ। और आई थिंक इसी में आगे, या जो भी क्लिप्स होंगी मुझे पता नहीं इसमें क्या आगे बोलते हैं, बट इसमें फिर आगे ज्यादा फंसते हैं। तो वो बोलते हैं कि
ये उनसे पूछो, पेट्रोलियम मिनिस्टर से पूछो जाके, मुझसे मत पूछो। तो अभी तक ये ज्ञान क्यों दे रहे थे फिर इतना सारा, अगर पेट्रोलियम मिनिस्टर से ही पूछना होता तो। कमाल है। मतलब वही है कि हमेशा ना प्रॉब्लम मेरे को लग रहा है इम्प्लीमेंटेशन, जानकारी और टर्मिनल जो ग्राहक है उसको प्रॉपर जानकारी न देना और उसके बेसिस पर खुद ही डिसीजन ले करके, और आपने मतलब उसको मौका तक नहीं दिया कि भाई मैं चुनना चाहूंगा या मैं कुछ करना चाहूंगा। नो, पहली बात तो हम इस बात पे बिल्कुल एग्री कर रहे हैं कि इट्स अ बेटर सॉल्यूशन कि भैया है, पेट्रोल से अगर हम अपनी डिपेंडेंसी को धीरे धीरे कम करते चले जा रहे हैं, इट्स अ गुड इनिशिएटिव, करना चाहिए। हम केवल हर बार की तरह उस प्रोसेस पर उठा रहे हैं उंगली कि किस I do तरीके not से। agree. हाँ प्लीज प्लीज। I do not agree. हाँ हाँ क्योंकि बताओ आप, उसमें फिर क्या है मैं कि सिंपल इसका रीजन है कि सरकार के पास 5 साल और थे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। सरकार के पास 5 साल और थे उन इंजन्स को कंपैटिबल बनाने के लिए, ताकि अभी अभी मान लो कि 5% गाड़ियां आ रही है E20 कंपैटिबल के, ठीक है, वो 5 साल में हो सकता है कि 30-40 या ज्यादा हो जाती। और दूसरा, सरकार के पास ये व्यवस्था भी होती कि E10 और E20 दोनों साथ में दें। अब हमेशा क्या होता है कि ये लोग ब्राजील का एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि इस मामले में मॉडल मानते हैं ब्राजील को। ब्राजील में आप देखोगे कि तो आपको हर प्रकार का फ्यूल मिलता है, जैसे मेन्यू कार्ड होता है ना, तो वहां पे पेट्रोल पंप पे हर तरह का फ्यूल आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप क्या दे रहे हो, यहाँ पर आप दे रहे हो E20 वाला स्टैंडर्ड मॉडल, या फिर आप दे रहे हो कि वो मेरा प्रीमियम पेट्रोल भरा लो, दोनों में से, और बीच का कोई ऑप्शन ही नहीं है किसी के पास। पुरानी गाड़ी है तो इसमें E20 कंपैटिबल है ही नहीं, वो तो उसमें तो प्रॉब्लम आएंगी ना। इसलिए आई डू नॉट अग्री विद दिस स्टैंस। yes, it might have some benefits, but it is too early, which should have been implemented in 2028 or 30 था एक्चुअल टारगेट, बट उसको 25 में लाने की क्या जरूरत थी, ये नहीं, बोल रहा मैंने भी यही बात बोली है। मैंने भी यही बोला है कि थ्योरेटिकल लेवल पे हमारी डिपेंडेंसी को खत्म करना धीरे धीरे पेट्रोल से, और इस तरीके के सेकेंडरी ऑप्शंस को एग्जिस्टेंस में लेकर के आना, चाहे वो आपके इलेक्ट्रिकल वाले हों, चाहे, और उसके अंदर में भी हमारे पूरे प्रोसेसेस है ना। मतलब कि आप ये देखो कि जैसे इथेनॉल है, तो इथेनॉल अभी भी हम शुरुआत के अंदर में हमारी वाट ही इस तरीके से लग रही है कि इथेनॉल को लोग अक्सर बस इतने पे कंपेयर कर लेते हैं कि पेट्रोल इतने का पड़ रहा है, इथेनॉल इतने का पड़ रहा है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इथेनॉल को जब आप ग्रो करवा रहे हैं तो उसके अंदर में भी तो बहुत सारा एनर्जी और पैसा लगता है, हम उसको कंसिडर ही नहीं करते। जैसे कि अगर मैं गन्ना, कॉर्न और ये सारी चीजें उगा रहा हूँ, तो जिस वक्त मैं उसको उगा रहा हूँ वही पर्टिकुलर जगह जहां पर मैंने वहां पर पानी का इस्तेमाल करना था, वहां पर वो फूड का पार्ट हुआ करता था। दूसरा के वो खेती करने के लिए मैंने वहां पे पहले जो जंगल रहा होगा, जो चीजें होंगी उनको हटाना, और उसको हटाते ही वो सारा का सारा माल तुरंत एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। आई डोंट थिंक कि अभी शुरुआत में तो हम नेगेटिव में चल रहे होंगे इथेनॉल को लेकर के भी, बिल्कुल नेगेटिव में जा रहे हैं, क्योंकि पर इसमें क्या है ना, हमेशा वो डिबेट आती है कि हम उसको जो एनर्जी एनालिसिस करते हैं ना, हम उसका हमेशा उसको शुरुआत से करते हैं, राइट। तो शुरुआत से करना मैं इस मामले में थोड़ा सा अगेन डिपेंड करता है कि उस मक्का का यूज, एक तो आई डोंट नो व्हाई दे आर यूजिंग कॉर्न, जो कि अमेरिका से मंगाई गई, जो कि फायदा नहीं है उसका कोई ज्यादा, हमारे केस में कोई फायदा नहीं होगा, अमेरिका के किसानों को फायदा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतना मक्का होता ही नहीं है कि उसको हम यूज कर सकें, लार्ज स्केल की बात कर रहा हूँ। दूसरा, इन्होंने फिर गन्ना भी वही है, गन्ना, मक्का दोनों और चावल, 3 चीजों से बनता है भारत में एथेनॉल। सबसे ज्यादा चावल से, गन्ने और चावल से कंपैरेटिवली अलग अलग जगह पे जो अवेलेबल है, जो लो क्वालिटी का चावल होना चाहिए, उसको कई बार यूज कर लिया जाता है। बट दोनों ही वाटर गजलिंग क्रॉप्स बोला जाता है उनको, कि भाई बहुत ज्यादा वाटर यूज करेंगी वो। पर वही आप देखो ना, अगर आप उसको फूड के काम में नहीं ले पा रहे हो, ठीक है, और उसको आपको तो उस बेसिस पर अगर फूड के काम में नहीं ले पा रहे हो, तो उसका एथेनॉल ही बनेगा ना, या तो शुगर केन का शुगर बनेगा, शुगर बन गई, और शुगर से अगर फायदा मिल रहा है ज्यादा तो शुगर बनेगी, एथेनॉल से ज्यादा फायदा मिल रहा है तो एथेनॉल बनेगा, एथेनॉल से जनरली ज्यादा फायदा मिलता है तो वो एथेनॉल बनाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो उसका बनेगा ही ना। तो उस हिसाब से एनर्जी बैलेंस कैलकुलेट होना चाहिए कि भाई उसका बन क्या रहा है, किस बेसिस पर हम उसको किस चीज के लिए उगा रहे हैं। अगर फूड के लिए उगा रहे हैं तो अलग तरीके से, और फ्यूल के लिए उगा रहे हैं तो अलग तरीके से उसका एनर्जी बैलेंस कैलकुलेट होगा।
राइट, सिंपल सी बात है। तो वो वाटर बैलेंस जो है उसी हिसाब से आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा। 10,000 लीटर नहीं हो पाएगा, फिर वो फिर कम हो जाएगा, क्योंकि उसका तो आप फ्यूल ही बना रहे हो ना, फ्यूल बनाने के लिए ही यूज आ रहा है। तो उसको कंपेयर किया जाएगा पेट्रोलियम रिफाइनिंग के टाइम पर जो वाटर लगता है उसके साथ में। पेट्रोलियम रिफाइनिंग के टाइम पर भी वाटर लगता है, तो उस दोनों के केसेस में क्या कंपैरिजन है, उस बेसिस पर एनर्जी कैलकुलेशन की जाएगी कि कितना वाटर किस में यूज हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, लेकिन हम लोगों ने तो धीरे धीरे हम गन्ने से तो आगे बढ़ गए ना। अब तो ज्यादातर जो इंडिया के अंदर में इथेनॉल बन रहा है, वो चाहे वो कॉर्न इंडिया का हो चाहे अमेरिका का हो, वो हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं इथेनॉल, वो ज्यादातर कॉर्न से ही रहा है एज कम्पेयर टू गन्ना जो है। और नो डाउट के और कॉर्न का तो और महंगा पड़ता है, क्योंकि जैसे गन्ने का तो हमेशा हम छिलका जलाने जो अगर वहां पे डिस्टिलरीज वगैरह में जलाने वगैरह के लिए इस्तेमाल हो जाता है तो थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा गन्ने का। कॉर्न का तो वो भी नहीं मिल पाता है। कॉर्न स्टॉक का यूज बस वही है कि आप देना चाहते हो तो, पर हमारे यहाँ पे पिग फार्मिंग इतनी होती नहीं है, तो कॉर्न स्टॉक को जनरली वो लोग एनिमल फार्मिंग में यूज दे देते हैं कई बार, तो वो खा लेते हैं उसको। बट हमारे यहाँ इतना भी कुछ वो होता नहीं। पर मैं वही कह रहा हूँ, पॉइंट वहीं का वहीं खत्म हो गया ना, कि आप एक तो बचा रहे हो अपना फॉरेन रिजर्व पेट्रोल कम आयात करके, तो सेम चीज अगर आप कॉर्न आयात कर रहे हो अमेरिका से, तो फायदा तो आपको नहीं हुआ ना वो फॉरेन रिजर्व बचाने का। आपने तो अमेरिका के फार्मर्स को फायदा पहुंचाया, अमेरिका की गवर्नमेंट को फायदा पहुंचाया। तो अल्टीमेटली आपका जो सेविंग है वो तो या तो हुई या ना मात्र की हुई ना आपकी। नाम मात्र क्या, हम तो डॉलर बचाने के चक्कर में वो करना चाह रहे थे, और डॉलर ही जा रहा है हमारा तो। बराबर ही हो गया ना वो चीज, तो वही कह रहा हूं मैं। क्योंकि गडकरी ने हमेशा क्या बोला है, गडकरी ने बोला है कि मैं भारत के किसानों को ऊर्जा दाता बनाना चाहता हूं अन्नदाता के साथ में। तो अगर कॉर्न आप बाहर से मंगा रहे हो अमेरिका से, तो कहाँ बने वो, तो अमेरिका के किसान बने ना ऊर्जा दाता, यहाँ के तो नहीं बने ना। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा वैसे अभी तक जेन्युइन, क्योंकि हर तरीके के मिल सकते हैं, आप तो यूज करते हो, तो आपका एक्सपीरियंस क्या है? हमारे घर में बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो उसमें मतलब जैसे मेरी गाड़ी है, मेरे भाई की गाड़ी है, दूसरे भाई की गाड़ी है, तो मतलब वी लिव क्लोज बाय, हम तीनों के घर पास पास में है। तो मेरी गाड़ी E20 कंपैटिबल है। लास्ट टाइम मैं मजाक नहीं कर रहा था, सच में E20 कंपैटिबल है, अभी खरीदी है, 1 साल हुआ है। तो उसमें कोई इश्यूज नहीं दिखे, माइलेज भी ज्यादा कम मुझे नहीं दिखा। बट दूसरी गाड़ियों में भी ऐसा कोई इश्यूज ऑनेस्टली मुझे अभी तक नहीं दिखे, वो चल रही है ठीक ठाक सी। तो पर्सनली मुझे कोई इश्यूज दिखे नहीं इसमें अभी तक। 75 रुपीज लीटर है और पेट्रोल 120 रुपए, तो आप लोग कहेंगे पैसा मिल गया। स्वतंत्र है कि आप 100% इथेनॉल डाल दो, वो बात ठीक है, करी पर मैडम जल्दी मत करिए, थोड़ा समझ ठीक है, आप मगर सवाल तो आएंगे सर। अरे सब सवाल तो देता हूँ, अगर गलत नहीं हो तो डरना किसको, सब पे जवाब देता हूँ। ठीक है, बताइए। बात आपको ये सवाल मालूम देता हूँ, चलती है तो उसका मतलब है वो इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज होती है। फ्लेक्स इंजन में इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज होती है, तो इलेक्ट्रिक बैटरी में 60% वो बिजली देती है, तो 40% फ्यूल पे चलती है और 60% बिजली देती है। ये क्या हुआ? ये लॉजिक है कोई इस बात का, सेंस है कोई इस बात का? मैं समझ, हो सकता है कि उन्होंने जो बोला है उसका उनका सेंस ना बन पा रहा हो, लेकिन ही इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट समथिंग, कि या तो वो आ रहे हैं इस लिहाज से कि हाइब्रिड गाड़ी जो कि उस पे दोनों पे चल रही है, जो कि फ्यूल पे भी चल रही है, और घर से तुम अगर चार्ज करना चाहते हो इलेक्ट्रिकली तो नहीं उससे चल रही है, या फिर वो ब्रेक वाला जो उन्होंने बोला था। दो तरह की गाड़ियां होती है ना, दो तरह की गाड़ियां होती हैं। एक तो होती है हाइब्रिड, जिसमें गाड़ी में आईसी इंजन के साथ में, पेट्रोल इंजन के साथ में एक छोटी बैटरी होती है। तो अगर नॉर्मल रस्तों पर, हाईवे के अलावा, हाईवे में ज्यादा पावर चाहिए होती है, तो नॉर्मल रस्तों पर वो गाड़ी उस बैटरी से चल जाती है, जैसे कि नॉर्मल ईवी चलती है। तो हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट यही है कि मेरे कई दोस्तों ने कनाडा में रखी कि वो सिटी में चलाते हैं तो उसको वो ईवी की तरह चलती है, और जब हाईवे पे चलाते हैं तो वो पेट्रोल गाड़ी की तरह चलती है। तो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का, जिसमें कि 80% या 85% या 100% एथेनॉल डल सकता है। मतलब द इंजन इज कंपैटिबल विथ 85 to 100% एथेनॉल। उसमें उसकी इस तरह से कोटिंग की जाती है कि उसमें जो एथेनॉल कोरोसिव है, क्योंकि
और हाइग्रोस्कोपिक भी है, तो उसमें उसकी वो ना हो, क्या बोलते हैं, उसमें जंग वंग ना लगे और प्लास्टिक के रबड़ के पार्ट खराब ना हो, तो इस तरह से उसको बनाया जाता है, उस तरह के फ्यूल को। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है वो। जो मैं तो उन्होंने कंपैटिबिलिटी में थोड़ा सा देख रहा था, हाँ प्लीज आप पहले कंप्लीट तो कर लो। इन्होंने इन दोनों को मिक्स कर दिया। तो मेरी जानकारी लिमिटेड हो सकती है, मुझे नहीं पता कि भारत में इन दोनों तरह की गाड़ियां एक साथ में एक इंजन में अवेलेबल है कि नहीं, कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल भी हो और हाइब्रिड भी हो। तो दोनों गाड़ियां एक में अवेलेबल है कि नहीं मुझे नहीं पता। अगर मतलब आई हैव टू डबल चेक, बट आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल, या इन्होंने कहीं से इंपोर्ट कराई है तो अलग बात है। तो पॉइंट बीइंग कि वो अपनी गाड़ी की बात करें, एनेक्डोटल एविडेंस दे रहे हैं, बट एक्चुअल प्रॉब्लम तो उन गाड़ियों के साथ है। अगेन मैं उस बात को दोहरा रहा हूं कि जो E20 कंपैटिबल नहीं है, क्वेश्चन तो उसी के पर था ना मेजरली। जो कंपैटिबिलिटी जो मैंने अभी तक थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी की थी वो ये वाली थी कि किस तरीके से कि जो हम हल्का सा डिस्कशन किए थे उसी को मैं आगे बढ़ा देता हूँ कि इथेनॉल वर्सेस पेट्रोल अगर देखेंगे तो इथेनॉल नीचे बैठ जा रहा है, थोड़ा डेंसिटी उसकी कम है, उड़ जल्दी जाता है, कौन क्या नाम है पेट्रोल, लेकिन सेम अमाउंट के इथेनॉल को उड़ाने के लिए मतलब इवेपोरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है। अगर इथेनॉल को उड़ाने में ज्यादा एनर्जी लगती है तो इसका मतलब आपकी और वो चली इसी गई है, के लिए सॉरी। ये लोग ये जितने भी पावर जेट या फिर जो रेसिंग कार वाले हैं वो इसका इस्तेमाल इसीलिए करते हैं क्योंकि इथेनॉल इवेपोरेट होता है, बहुत एनर्जी लेता है, एनर्जी लेता है तो आसपास का एनवायरनमेंट ठंडा हो जाता है, एनवायरनमेंट ठंडा होने की वजह से सिलेंडर के अंदर में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज्यादा पैक हो सकते हैं क्योंकि जो ठंडी हवा होती है वो कॉम्पैक्ट हो सकती है, उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली ज्यादा पैक्ड हो सकते हैं, वो पैक हो सकते हैं। यस। जब वो पर्टिकुलर वो वाला इंजन जिसकी गडकरी जी बात कर रहे हैं वो इंजन क्या करता है, फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए ये चेक करता है कि इस वक्त कितना प्रतिशत है फ्यूल में पेट्रोल कितना है मिला हुआ है उसमें और इथेनॉल कितना मिला हुआ है, और इसके बेसिस पर कितनी देर के लिए स्पार्क मारना है और कितनी देर के लिए उसको खोलना है सिलेंडर को ताकि उसके अंदर में वो पर्टिकुलर मैक्सिमम एफिशिएंसी पे वो काम कर पाए। वो ये चीज चेंज करता रहता है जब जिस भी इंजन की सर बात कर रहे हैं ना कि वो आप कुछ भी डाल लो तो वो उसके अंदर में ये फीडबैक मैकेनिज्म काम कर रहा है कि इंजन ये पता करने में काबिल है कि इस वक्त इसमें कौन सा आपकी आवाज फिर से चली गई है, स्पार्क मारना है, ये पता किया जा सकता है। और जो दूसरा मुझे वो वाला पता चला कि क्योंकि इसको बढ़िया तरीके से इसका टेम्परेचर मतलब कि इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है तब जाकर के ये इवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से आप इसका फायदा उठा सकते हैं थर्मल एफिशिएंसी में। और थर्मल एफिशिएंसी में इस तरीके से फायदा आएगा कि जैसे ही तापमान थ्रेशोल्ड से ऊपर जाता है तो कभी कभी चीजें खुद ब खुद भी इग्नाइट हो सकती है एक और वो पेट्रोल के अंदर में हो जाता है, और पेट्रोल के अंदर में हो जाता है तो एक तरफ से आग लगती है और क्योंकि दूसरी तरफ से भी मतलब पिस्टन में दूसरी तरफ से भी आग लग सकती है तो पीछे से भी आग लगी, आगे से भी आग लगी और ऐसे फट के आवाज आती है जिसको ये लोग नॉकिंग बोलते हैं। और क्योंकि इथेनॉल को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इसलिए इथेनॉल के अंदर में आगे से भी आग लगे पीछे से भी आग लगे और फिर फट की आवाज आए, वो नहीं होता है जिसको ये लोग नॉकिंग नहीं होती है या थर्मली ज्यादा अच्छा तरीके से काम कर सकता है। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट दादा जो मुझे पता चला था विच वाज रिगार्डिंग कि हम लोगों को लगता है कि ये पॉल्यूशन कम करती है, मगर पॉल्यूशन कम करती है इफ यू आर कंपेयरिंग विद टिपिकल कार्बन मोनोऑक्साइड और इनसे, लेकिन अगर हम नाइट्रोजन वाले देखें, एसिटल्डिहाइड वाले देखें, मतलब कि जो इसके पॉल्यूटेंट्स हैं उसका प्रोफाइल बस बदलता है, मतलब सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड या सूट या अनबर्न्ट वाली जो चीजें हैं वो कम हो सकती हैं एज कंपेयर टू पेट्रोल, लेकिन दूसरे तरीके के बढ़ रहे हैं जिसमें कि एसिटल्डिहाइड बढ़ रहा है और नाइट्रोजन वाले भी कंपैरेटिवली मध्यम, मतलब कि जो मुझे थोड़ा सा पता चला कि प्रोफाइलिंग में थोड़ा सा बदलाव आता है रादर देन इट कैन नॉट बी सेड यूनानिमसली कि नहीं जी नहीं इसका तो बिल्कुल भी कोई वो है ही नहीं पॉल्यूशन पे। तो एसिटल्डिहाइड तो हो सकता है, बट एसिटल्डिहाइड इज लाइक बिल्कुल बहुत सिमिलर कंपाउंड है ना उसके, वो तो हो सकता है, बट
बट यहाँ पर मेन मुद्दे की बात मैं ये कह रहा था कि इंजन की एफिशिएंसी जो मतलब नॉर्मल जो इंजन होता है उसमें भी सेम मैकेनिज्म काम कर सकता है कि उसको कब स्पार्क करना है कब नहीं करना है। जो मॉडर्न इंजन होते हैं वो दे आर वेरी इंटेलिजेंट इस मामले में। तो वो आई डोंट नो कितना काम करेगा इस केस में या नहीं करेगा, या इसकी एफिशिएंसी फ्लेक्स फ्यूल में ज्यादा होती है। आई डोंट नो, आई हैव टू लाइक गो बैक टू द बेसिक्स अगेन, बट मेरा पॉइंट यही है बार बार कि ये मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल ये राजा जी चला लेंगे फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, बट नॉर्मल इंसान की बात हो रही है ना यहाँ पर, तो जो नॉर्मल गाड़ी चला रहा है उसकी बात हो रही है, राइट? तो उस केस में क्या, वो जवाब तो दिया ही नहीं गया। ट्रू। अब जब शहर में तुम गियर ज्यादा बदलाओगे, हाँ ब्रेक दाबोगे, हाँ तो पावर और ज्यादा तैयार होती है। हाँ नहीं होती ये। अरे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी ब्रेक कर जाओगे। हमेशा ओवरऑल तो मतलब चाहे जितना मर्जी कर लो, अगर पेट्रोल से इंजन चली थी, पेट्रोल जलने की वजह से काइनेटिक एनर्जी अगर आई थी, और तो सर ये बोल रहे हैं कि ज्यादा बार अगर मैं ब्रेक लगा दूंगा तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी कि नहीं कैसे हो जाएगा? ओके क्योंकि शुरुआत तो तुमने पेट्रोल या मिक्स्ड ईंधन के जलाने से ही की है ना, केवल और केवल। और अगर 100 रुपए थे उसमें, तो 100 रुपए से तुम बार बार 5-7 रुपए वापस से ले सकते हो, लेकिन वो 100 रुपए जलाए गए हैं सबसे पहले, तभी तो आप वापस ले पा रहे हो। वरना मतलब ये मैं बिल्कुल भी नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा हूँ कि ज्यादा ब्रेक लगाओगे तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और हम जानते हैं कि ज्यादा ब्रेक लगाओगे तो एफिशिएंसी कम ही होनी है, क्योंकि उतने ज्यादा मौके बढ़ेंगे चीजों के हीट होने के, अल्टीमेटली कि चीजें हीट होंगी, उसके मौके बढ़ते जा रहे हैं। और हीट अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी एफिशिएंसी कम हो रही है। हीट जितना बढ़ रही है उतना लॉस हो रहा है ना, आपकी जो यूजेबल पावर है उसका लॉस हो रहा है, सिंपल सी बात है, राइट? हाँ मतलब इसको बार चीजें उतनी बार हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट हो रही है मतलब कि आपका एफिशिएंसी कम होती जा रही है। गर्म होने का मतलब ये है। इतना तो गडकरी जी ने भी नहीं सोचा होगा ये जवाब देने से पहले जितना हम सोच रहे हैं इसमें। उन्होंने तो दे दिया जवाब कि मैं तो मेरी जान छूटे, यहाँ पे 2 लोग बैठ के बकैती कर रहे हैं, पावर कम होती है इतना ज्यादा होता है। गडकरी तो बोले मैं तो सोचा ही नहीं था भाई ये क्या बोल रहे हैं लोग। तैयार का एवरेज जो होता है वो ज्यादा आता है, वो कॉम्पेंसेट होता है। पर ओवरऑल एक बात सच है कि पेट्रोल और इथेनॉल की तुलना में इथेनॉल की कैलोरी वैल्यू कम है, तो नेचुरली दोनों में फर्क। शुरुआत का सवाल यही था, एग्जैक्टली दैट वाज द क्वेश्चन। आप शुरू में देखोगे तो कहता नहीं मैं नहीं मानता, बट मैं अब मान रहा हूँ यहाँ से लेकर, क्योंकि मेरी टोयोटो में वो बनता है। What kind of logic is this? लेकिन ये दोनों सवाल हैं भी तो अलग ना दादा। एक सवाल जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि कैलोरीफिक वैल्यू, और दूसरा कि भाई जो भारत में इंजन घूम रहे हैं वो किस तरीके से जद्दोजहद में है जो एग्जिस्टिंग मिक्स्ड ईंधन के साथ में। मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू कैन नॉट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। भारत की जनता ऐसी है कि अगर आप टेक्निकल भाषा झाड़ने लग जाओगे ना, कोई भी हो, भले वो टेक्निकल ज्ञान हो या नहीं हो, वो थोड़ा सा बोलती है कि समझ में नहीं आया बट अच्छा लगा, तो वो चीज वहां पर बहुत सत्यता के साथ बैठती है कि मतलब कन्विंस नहीं कर पा रहे तो कंफ्यूज कर दो वाली बात है। ये इस इंटरव्यू में बहुत देखा गया। आप लोग को बताना चाहिए था जनता को कि तुम्हारी गाड़ी में E20 डल रहा है अब, पर हम जल्दी मत करिए, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है आप अच्छा ये वाला देखा था, ये भाई बच्चे वाला, कहाँ बच्चे वाला, ये वाला, हाँ ये वाला था। आपके बेटे ने खेलकर के बारे में। पहली बात, इथेनॉल आने के पहले ही हमारे यहाँ शुगर फैक्ट्री थी, और शुगर फैक्ट्री का फायर प्रोडक्ट अल्कोहल तैयार होता है। हाँ तो पहला सवाल तो ये कि सारे स्कूल कॉलेज और जहाँ हाई टिकट वाली जितनी जगह जहाँ पर सब शराब के ठेकों की दुकान, मतलब वो सब जगह जहाँ से प्रॉपर मतलब इट इज ऑलमोस्ट श्योर के पहले दिन से पैसा आना शुरू हो जाएगा, चाहे शराब का ठेके, शुगर वाली, या फिर ये वाले स्कूल कॉलेज, और वो जिसमें बहुत सारे आपको कागजी कार्रवाई बहुत ज्यादा करवानी पड़ती है। तो अगर आपके नेताजी ही नहीं सारी कागजी कार्रवाई करनी है तो वो सारे आपके बच्चे ही काम करते हुए नजर आएंगे पूरा
अमित शाह जी का बेटा, गडकरी जी का नहीं, बेटा, इसमें वो इसमें टू बी फेयर इसमें दोनों मिले हुए हैं। कांग्रेस के कई नेताओं के हाँ, सब ये वो था, है ना, क्या बोलते नेता हैं, ये शुगर मैंने मिल्स हैं भर भर के। विलासराव ने, देशमुख के टाइम से, शरद पवार के टाइम से, मतलब जो जो भी नेता था ना, उसने सबसे पहले यही चीज की कि शुगर वाला, क्योंकि महाराष्ट्र में गन्ना होता है, तो उन्होंने जबरदस्त शुगर मिल्स खोली है वहां पे भर भर के। फिर बाद में क्या हुआ कि शुगर मिल्स के धंधे में थोड़ा सा कमी आने लगी, तो उन्होंने कहा कि गन्ने से और क्या बन सकता है। तो पहले शुगर बनाते थे, अब वो एथेनॉल बनाने लगे कि और फिर एथेनॉल ज्यादा बन गया, तो सरप्लस में हो गया था एथेनॉल। ये सबको पता होगा, जिस जो भी न्यूज देखता है या बिजनेस वर्ल्ड में। तो एथेनॉल वाज सरप्लस इन लास्ट 2-3 सालों में एथेनॉल की सप्लाई सरप्लस हो गई थी, कहीं पर देने लायक नहीं था। हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि चाइना के कंपैरिजन में हम उस थ्रेशोल्ड को नहीं मार कर पाते जो चाइना कैन स्टिल डू चीपर। तो वहां पर अब इन्होंने देखा कि क्या किया जाए, तो फिर कि चलो लोगों की गाड़ियों में ठूसते हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए अगेन यहाँ पर मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, दैट्स लाइक वेरी कॉमन सेंस वाला प्रोग्रेशन है वो, कि 5 साल पहले किसी भी सरकारी योजना में किसी भी चीज को 5 साल पहले कभी भी नहीं अचीव किया गया। आज तक भारत का स्वतंत्रता का रिकॉर्ड है, स्वतंत्र भारत में अभी तक किसी भी चीज को 5 साल पहले पॉपुलेशन के अलावा किसी चीज को अचीव नहीं किया गया, एथेनॉल के अलावा। तो एथेनॉल डाला गया, वो मैं उसका रीजन नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्यों हड़बड़ी में इन्होंने किया होगा ये। क्योंकि जब मैंने सुना था इस चीज को, मैंने कहा यार ये तो बहुत अजीब सा काम किया इन्होंने एकदम से, कि 5 साल पहले ही वॉर वाले के उसमें इन लोगों ने पहले से प्लानिंग में कि भाई इसको जल्दी करवाओ, क्योंकि कल को अगर हल्की सी गड़बड़ी हो गई ना तो हमको बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट चाहिए होगा, कि जल्दी से भारत में हो सके तो सबको इथेनॉल पे चलवा दो। मुझे नहीं लगता कि इसमें इट हैज नथिंग टू डू विद दैट, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर कॉर्न नहीं खरीदा जाता बाहर से। मतलब अगर थोड़ा सा अगर ऐसा था, भारत में कमी पड़ने लगी इसकी क्या नाम है कि क्योंकि उनको फिर भी उनकी, मेरे को लगता है कि उनकी कैलकुलेशन में फिर भी कॉर्न ही सस्ता पड़ता, क्योंकि समझ रहे हैं आपके, हम वहां से भाई बंदे मार दिए हमारे अभी मतलब बाकी तो बात दूर की। तो वो मेरे को लग रहा है कि इन लोगों की प्लानिंग थी जो 1 साल से चल रही हुई कि भाई जल्दी करो इसको तो करना ही पड़ेगा। गडकरी जी तो वैसे ही बयान देकर के आ जाते हैं, बोले कि हाँ करवा देंगे मोदी जी। और अभी तो अगर ऐसा था ना, तो उनको बाकी ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज में हम क्यों नहीं गए, बाकी चीजों में हमने क्यों नहीं ध्यान दिया। हमने इंडिजिनस एथेनॉल बढ़ाने में, मतलब उस रिफाइनरी को बढ़ाने में क्यों नहीं ध्यान दिया। हमारे यहाँ तो होता ही है, पेट्रोलियम रिजर्व है, तो रिलायंस का है। बट एकदम से जब सरकार कोई भी तंत्र रेडी नहीं था किसी भी तरीके से, उनको पता था कि प्रॉब्लम होने वाली है, जो तो उसको उस समय पर एकदम से लागू करने का कोई रीजन मुझे तो नहीं समझ में आता। अगेन आई माइट बी रॉन्ग, मैं तो दाल रोटी खाने वाला आदमी हूं, मुझे क्या पता। बट मेरी समझ में नहीं आता कि एकदम से लागू क्यों कर दिया गया, कि एकदम से झटके के साथ सरकार ने अपने जो गोल को 2030 से 2025 क्यों कर दिया। अगेन नॉट स्प्रेडिंग एनी कॉन्स्पिरेसी, दैट वाज द प्लान, दे डिड इट 5 years अर्लियर विदाउट एनी प्लान, और उसमें ऑप्शन भी नहीं दिया गया। मैं चलो बाकी सब होता मैं मान लेता कि अगर वो साथ में E10 का ऑप्शन देते ना, तो इनको एक भी कुछ बात सुनने को नहीं मिलती। वो कहते कि जी E10 ये रहा, E20 ये रहा, जो लेना है ले लो। नोबडी वुड हैव, और E20 को थोड़ा सा चीपर कर देते, क्योंकि उसमें एथेनॉल है, एथेनॉल आपका इंडिजिनस है, इंडिजिनसली प्रोड्यूस कर रहे हैं, सस्ता पड़ेगा। तो सस्ता पड़ेगा तो सेविंग्स तो आनी चाहिए इस आदमी के पास, किसी के पास, वो उसका भी मैं क्यों सेम पैसा दूं। कॉमन सेंस की बात है ना, कि अगर एथेनॉल आपको 70-75 रुपए का पड़ रहा है पर लीटर, और आप उसको जब पेट्रोल में डाल रहे हो 20%, तो आपका जो रिजल्टेंट अमाउंट है वो कम होना चाहिए ना। वो फिर सेम आप 102, 103 रुपए, 105 रुपए, 7 रुपए क्यों बेच रहे हो। तो वो सेविंग्स अगर दे देते ये लोग इंसान को, किसी भी इंसान को, तो भी लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, या E10 भी दे देते साथ में तो भी प्रॉब्लम नहीं होती। मैं अगर उनकी तरफ से होता, बोला कि आदमी ने तब भी रोना होता, तब अभी तुम रो रहे हो इस बेसिस पे कि अभी ये हुआ है, तुम बोले इसके बेसिस पे अगर हमें ऑप्शन दे देते तब मतलब कि बेटर रहता। लेकिन उस टाइम पर कंपेयर करने के लिए कुछ होता नहीं, तब तुम उस चीज को लेकर के रो रहे होते कि कब पर किस हर चीज को बंदा लेकर,
किस चीज को लेकर आप मुझे बताओ कि तब तो कोई रीजन ही नहीं होता ना। अगर E10 कंपेटेबल गाड़ी है, ऑलमोस्ट सबकी गाड़ी E10 कंपेटेबल है, तो E10 तो डल ही रहा था शुरू में भी, तो आप किस चीज को लेकर सरकार को बोलते? बल्कि ये तो खुश होने वाली बात थी। और E20 पेट्रोल वो लोग डालते जिनकी गाड़ी E20 कंपेटेबल है, मेरे जैसे लोग, अगर उनको सस्ता मिलता तो। अगर आप उसको 5 रुपए भी सस्ता कर देते पर लीटर में, या 2 रुपए भी सस्ता कर देते, तो लोग भर भर के लेते, पता है। E10 वाले भी लेते उसकी कि 4 रुपए सस्ता मिल रहा है, गाड़ी तो तब की तब खराब होगी, अभी भरवा लेते हैं सस्ता पेट्रोल। ये तो ज्यादा ब्राउनी पॉइंट्स मिलते गवर्नमेंट को। भाई साहब, पढ़े लिखे लोगों को लेना चाहिए था सरकार में आपको। नहीं, वैसे जैसे ये वाला तो मुद्दा है भी ऐसा कि विच इज आई एम ट्राइंग टू लर्न एज वेल, कि इसमें एक्सपर्टीज तो है नहीं मेरी, तो एक्सपर्टीज मेरी भी नहीं है। मैं आई डू नॉट क्लेम टू बी एन एक्सपर्ट ऑन एनी ऑफ दीज एथेनॉल पॉलिसीज, बट मैंने ये चीज पढ़ी है अपनी पीएचडी में, जो कि बहुत पुरानी है, आई अंडरस्टैंड, बट तो भी वो सारे क्वेश्चन अभी भी वैलिड है। 14 साल बाद भी वो सारे क्वेश्चन सेम वैलिड है ना, उसको कहीं नहीं गए वो क्वेश्चंस। तो ब्राजील का मॉडल आपने बनाना था तो ब्राजील की तरह बनाना था ना, आपने तो ना उनसे सीखा ना किसी और चीज से सीखा। और अभी सेम जो जर्नलिस्ट है ना, इन्होंने हरदीप पुरी का भी इंटरव्यू लिया था, आपको ध्यान होगा, पहले या बाद में कभी भी लिया था जरूर, और इनसे पूछा था कि आप गारंटी दे दीजिए मुझे इस इंटरव्यू में कि आप E10 भी अवेलेबल करा देंगे। तो कहता है कि मैं पागल हूँ, पॉलिटिशियन कोई गारंटी देता है कभी? और जो पॉलिटिशियन गारंटी देता है वो पूरी कहाँ होती है? तो कि मैं तो कोई गारंटी नहीं दूंगा जी आपको, साफ साफ बोला था उन्होंने। तो सर वो क्यों कह रहे हैं पता है? वहां पर नीचे आप पढ़ोगे ना कमेंट्स में, उन्होंने आपके बेटे की जो कंपनी है सियान एग्रो, उसकी नेट प्रॉफिट निकाल दी है कि 5 करोड़ के आसपास की नेट प्रॉफिट से लेकर 225 करोड़ तक इनकी नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 4500% ऊपर बढ़ गई है। ये भी वो कह रहे हैं कि आपकी कंपनी की रेवेन्यू 17 करोड़ से 510 करोड़ एक साल में बढ़ गई है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। हाँ, अगर कोई बात झूठ बोलने से डिफेमेशन केस होती है। हाँ, आपने जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकता कर इसके ऊपर डिफेमेशन केस कैसे करोगे भाई? वो जिसको बोलते हैं ना कि वो क्वेश्चन पूछ रही है, उसने जाकर कि तुमसे डायरेक्ट तुम्हारे मुंह पे तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई साहब ये एलिगेशन है, इस एलिगेशन के एवेज में आप मेरे को आंसर दो। उसने कहाँ बोला है कि ये पर्टिकुलर चीज मैं प्रूव कर रही हूँ, ये मैं तो कोर्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट कर रही हूँ, उस वक्त उनको शायद वो नहीं होगा, वरना क्वेश्चन ही क्यों एग्जिस्ट करेंगे? अगर इस स्टेटमेंट पे एक इंटरव्यू लेने वाले के क्वेश्चन के बेसिस पर उस क्वेश्चन पे आप किसी पे डेफेमेशन केस कर सकते हो, फिर तो आपने क्वेश्चन पूछने का स्कोप ही जीरो कर दिया ना। फिर तो कोई भी व्यक्ति कोई भी बात ही नहीं पूछ सकता, क्योंकि जैसे ही वो व्यक्ति उस पे एलिगेशन वाली बात पूछेगा, आप बोलोगे मैं तेरे पे तो केस करूंगा मैं। बात ही कैसे आगे बढ़ेगी? मतलब तुमको जो क्वेश्चन सुनने हैं वही क्वेश्चन सुने जाएंगे भाई। मतलब आदत वही हो गई ना, इट इज एलिजिडली ये बात चल रही है इंटरनेट के ऊपर में। आप बताइए प्रतिक्रिया। आप देखो ना कि ऐसे इंटरव्यू आपने कितने देखे हैं लास्ट के 10-12 सालों में? कितने इंटरव्यू देखे हैं आपने ऐसे? मैंने तो नहीं देखा ऐसा जिसमें वो मुंह खोलकर कोई पत्रकार बोल रहा है और वो उसको भागने की भी जगह नहीं है, वो दोस्ती बनी रहे वाला पार्ट 2 है ये जो पहले हुआ था मोदी जी के साथ में। उस टाइम तो भाग गए थे। ये हमने उस टाइम पे शायद इतना माहौल नहीं हुआ करता था एग्रेशन से बात करने का जितना कि अभी आप देख लेते हो। तो अभी ये व्यक्ति सीधे धमकी पे आ जाते हैं कि मैं वो डाल दूंगा, जबकि ये इतनी सी बात थी भाई। इट इज एन एलिगेशन, प्लीज आपकी प्रतिक्रिया। बोल रहा है कि मैं डिफेमेशन कर दूंगा। और आप सोचो कि अगेन आई एम नॉट जनरलाइजिंग, बट आप कैमरे पर किसी से ऐसे बात कर रहे हो तो आप ऑफ कैमरा तो उसकी जान ही निकाल देते। आप तो जान ही निकाल, धक्का दे देते आप, धक्का दे देते आप तो कि चल निकल यहाँ से, मेरे प्लेन से बाहर निकल। और आपने नोटिस किया कि नहीं किया, पर मैंने नोटिस किया कि वहां पे पीछे बैठे बैठे 2 लोग पूरे इंटरव्यू के दौरान खाना खा रहे हैं जबरदस्त। मैं वही देख रहा था कि इतना खाना कौन खाता है यार। अब वो कहीं जा नहीं सकते ना, अब वो उठ के बर्तन नहीं रख सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, जो चल रहा है। पर इन्होंने क्या है कि इंट्रो थोड़ा ना चेंज किया। पहले इस इंटरव्यू के 2 वर्जन निकाले इन्होंने, ये मैं देख रहा था। और पहले वाले वर्जन में थोड़ा लंबा इंट्रो था प्लेन के बाहर, और बाद वाले वर्जन में वो इंट्रो को कट शॉर्ट कर दिया गया
for some reason. I don't know why, but still commendable effort by this journalist. ये तो 100% इसीलिए सवाल उठ आपको रहे एक हैं। बात बताऊं, हाँ अगर कोई बात झूठ बोलने से डिफेमेशन केस होती है। हाँ आपने जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकता। कर सकते हैं, पहली बात, आप झूठ बोल रही है। यही अवेलेबल अरे है। सोशल मीडिया का क्या रेफरेंस दे रही हूँ मैं? अधिकृत लो, आप जाओ मेरे अच्छा, आप ठीक है बताइए। देखिए, पहली बात, बताइए। मेरा हमारे बेटे का मुख्य पावर का है, हाँ शुगर का है, हाँ एक्सपोर्ट का है, ठीक है। उसके साथ और छोटे छोटे उद्योग है। हाँ। उसका टोटल ग्रुप का टर्नओवर जो है वो टर्नओवर में इथेनॉल का 10% भी नहीं। ठीक है। और इट्स ओके, लेकिन फिर भी मैटर नहीं करता है। अगर आपके बेटे की या उस टॉपिकल जो ग्रुप है, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा कोई ग्रुप है, और उसका 10% इथेनॉल में चल रहा है, तो हम तो इसी की बात कर रहे हैं कि इथेनॉल वाला जो पोर्शन है वो पहले 100 करोड़ से जो है 1000 करोड़ पे जा चुका है, तो अभी भी वो स्टेटमेंट उतना ही वैलिड है। देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। ये तो ये आंकड़े गलत है। 100% गलत है। ओके दूसरी बात, मैं सेबी में कंपनी रजिस्टर है, ठीक है। शेयर वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है। हाँ अब वो शेयर वैल्यू जब बढ़ी थी हाँ। तो उसने उसका उल्लेख करके लिखा हुआ है। और यही तो, ऐसे ही तो होता है। और क्या तरीका है? शेयर के बेसिस पे तो शेयर निकाला जाता वैल्यू है। कैसे बढ़ेगी? जब कमोडिटी का दाम बढ़ेगा तभी तो शेयर वैल्यू बढ़ेगी। नहीं, हवा से भी Simple. बढ़ती है। आई टोटली एग्री। हाँ, हवा से ही बढ़ती है, बट इसमें कमोडिटी के साथ बढ़ी है क्योंकि कमोडिटी को यूज किया गया डायरेक्ट, उसमें इनके बच्चों के एथेनॉल को यूज किया गया E20 बनाने, E20 ब्लेंड में, तभी तो बढ़ेगी वैल्यू। और जानता कौन है सियान एग्रो को? कि वो कोई टाटा तो है नहीं। सियान एग्रो या इनका माइनस एग्रो जो था उसको जानता कौन है? तो आपकी वैल्यू तब बढ़ेगी जब आपकी कमोडिटी की वैल्यू बढ़ेगी। यू आर नॉट टाटा या बिरला ग्रुप नहीं हो आप। तो राइट, दो नहीं, तरीके मतलब से बढ़ती है, हवा से ही बढ़ती है। एक तो ये कि लोगों को ये भी पता चल जाना कि हाँ। भाई इथेनॉल अब आ ही रहा है मार्केट के अंदर में, और दूसरा ये पता चल जाना कि गडकरी जी का बेटा है, तो इसके बेसिस पर भी हवा जो है वो ऊपर की तरफ जा सकती है। तो वो भी कमोडिटी की वजह से ही गई ना, कि उस कमोडिटी का दाम बढ़ने वाला है। आप समझ रहे हो? उस कमोडिटी का दाम अब बढ़ने वाला है क्योंकि सरकार उसको अपने पेट्रोल में मिक्स करने वाली है, इसीलिए तो हवा बनेगी। तो इट्स ऑल अबाउट कमोडिटी ना। तो उस कमोडिटी की वजह से तो आपकी कंपनी की दाम बढ़े हैं, चाहे हवा हो चाहे एक्चुअल कमोडिटी की वैल्यू हो। और फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो इसी बेसिस पे आ जाता है ना कि जो व्यक्ति इंडिया में टर्मिनल पोजीशन पे है, उसका बेटा उसी पर्टिकुलर पे एडजेसेंटली रखा Right. हुआ है। हाउ विल यू सेपरेट कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं जा पाएगा? कि ऐसे कैसे हो गया कि आपका आप जा रहे हैं, आप जिस चीज में टॉप पे है उसी में आपका